नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और इसमें हमारा पहली यूनिट है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान में हम देखेंगे आज विधि का शासन। नौकरशाही को हम अगले वीडियो में लेंगे। विधि का शासन। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? प्रोफेसर डाइसी ने इसका विश्लेषण किस प्रकार किया है? What do you understand by rule of law? How Professor Dicey analyzed it? या ब्रिटिश संविधान में विधि या कानून के शासन पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। विधि के शासन का अर्थ है शासन के क्षेत्र में कानून सर्वोच्च है, कानून शासन का आधार है और शासन का संचालन सिर्फ कानून के अनुसार होना चाहिए। इस संबंध में प्रोफेसर A.V. डाइसी का विवेचन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विशद विवेचन किया है। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यह सिद्ध किया है कि ब्रिटिश शासन में कानून की सर्वोपरिता है। विधि के शासन के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले होता है विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन का अर्थ है कानून सर्वोच्च, प्रधान, सर्वोपरि तथा सर्वव्यापक है। हर जगह पर कानून ही कानून है, कानून से ही हर कार्य होगा। दूसरा है शासन विधि के अनुसार। तो विधि के शासन का एक अन्य अर्थ यह लिया जाता है कि विधि शासन करती है, अर्थात विधि के अधीन शासक है। शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर न करके और विधि पर निर्भर करता है। नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षक शासन। विधि के शासन का एक अन्य अर्थ यह लिया जाता है कि यह शासन व्यक्ति को, विधि का शासन व्यक्ति को शासक की स्वेच्छाचारिता से मुक्ति दिलाता है, उसकी निरंकुशता से मुक्ति दिलाता है तथा नियंत्रित कार्यपालिका की स्थापना करता है, जिसके कारण नागरिक की स्वतंत्रताएं फलती फूलती हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि के शासन का अन्य अर्थ यह लिया जाता है कि इसके सामने सभी व्यक्ति समान हैं तथा शासन में सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण व सुविधाएं प्राप्त है। विधि का शासन व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करता है, सभी व्यक्ति कानून के अधीन है। और नेक्स्ट है न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। विधि के शासन का एक अन्य अर्थ न्याय तथा कानून का सामान्यीकरण है। विधि के शासन में सामान्य कानून, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय पर जोर दिया जाता है और विशेष कानून, विशेष न्यायालयों तथा विशेष न्याय की व्यवस्था को हतोत्साहित किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी, एक तबके, एक वर्ग के लिए अलग कानून, दूसरे वर्ग के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होता है। इसलिए विधि के शासन को सामान्यीकृत शासन भी कहा जाता है। अब विधि के शासन की डाइसी ने क्या व्याख्या की है उसको हम देखते हैं। विधि के शासन की डाइसी ने अपनी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो पुस्तक हो गई डाइसी की। पहली थी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें डाइसी किस प्रकार बताते हैं? कानून की सर्वोपरिता। डाइसी के अनुसार कानून के शासन का पहला अर्थ यह है कि ब्रिटेन में सर्वोपरिता कानून की है, न कि किसी व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारी की। स्वयं डाइसी के शब्दों में किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता अथवा उसके शरीर अथवा उसकी संपत्ति को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक सामान्य कानून प्रक्रिया में देश के सामान्य न्यायालयों में यह सिद्ध न हो जाए कि किसी कानून की स्पष्ट उल्लंघना की है। कानून की समानता। कानून के शासन की डाइसी की दूसरी व्याख्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति और पद का हो, कानून के अनुसार कार्य करेगा और यदि वह कानून का उल्लंघन करता है तो दंडित होगा। और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। डाइसी ने कानून के शासन की तीसरी व्याख्या यह की है कि कानून का शासन वह शासन है जिसमें व्यक्ति व नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं संरक्षित होती हैं। तो स्वयं डाइसी के अनुसार हमारे यहाँ संवैधानिक विधि अर्थात वे नियम जो दूसरे देशों में संवैधानिक संहिता के स्वाभाविक अंग हैं, न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं परिवर्तित व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि परिणाम है।
अब विधि के शासन की सीमाओं की बात करें तो अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। एक आदर्श विधि के शासन में अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण और विवेकात्मक प्रयोग के अधिकार नहीं होने चाहिए। किंतु ब्रिटेन में शासन का कार्यक्षेत्र और अधिकारियों के उत्तरदायित्व इतने बढ़ गए हैं कि सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता और शीघ्र कार्य होने के आधार पर विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। इस प्रकार विधि का शासन कुंठित हो गया है। दूसरा है लोक सेवकों की विशेष स्थिति। विधि के शासन में लोक सेवकों और साधारण नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए, परंतु ब्रिटेन में कुछ सीमा तक इस प्रकार का भेद किया जाता है। 1893 के लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अपराध के 6 महीने के भीतर ही होनी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर अभियोग सिद्ध नहीं होता है तो मुकदमे का खर्चा अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। तो ऐसी दशा में सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का साहस बहुत ही कम व्यक्ति कर सकते हैं और सरकारी अधिकारियों के इस विशेषाधिकार ने भी विधि के शासन को सीमित कर दिया है। प्रदत्त विधान। प्रदत्त विधान में विधि के शासन का सैद्धांतिक अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, परंतु पिछले 50 से 60 वर्षों में प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत संसद ने कानून निर्माण की अपनी शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग व्यवस्थापिका को सौंप दिया है, जिससे विधि के शासन का ह्रास हुआ है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन में सामान्य व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए ही एक प्रकार के कानून और न्यायालय होने चाहिए, किंतु ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। गत 50-60 वर्षों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि पारित किए हैं, जिन्होंने साधारण नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर ही जाती है। संसद की सर्वोच्चता। विधि के शासन में के संबंध में एक सीमा यह भी बताई जाती है कि यह शासन संसद की सर्वोच्चता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। संसद किसी विधि में परिवर्तन कर सकती है, नई विधि लागू कर सकती है। प्राय संसद में बहुमत की तानाशाही की स्थिति में ऐसा होता है और विधि का शासन से ऐसे किसी असमानता मूलक या भेदभाव मूलक विधि को रोकने में असमर्थ रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियंत्रण। विधि के शासन की व्यवस्था विदेशी राजदूतों एवं विदेशी जहाजों पर लागू नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी विदेशी राजदूत या ब्रिटेन में अपराध किया जाता है, विदेशी राजदूत द्वारा ब्रिटेन में अपराध किया जाता है, जैसे इंडिया का राजदूत है, वहाँ पे अमेरिका का दूतावास है, तो उस पर ब्रिटिश कानून के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वह राजदूत अपने राज्य के कानून के अंतर्गत आता है। विधि के शासन की अन्य सीमाएं, तो उसमें है, पहला है, इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता और न उसे किसी न्यायालय के सम्मुख उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरी सीमा है, विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर उनके इंग्लैंड में होते हुए भी देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या किसी अवांछित विदेशी को देश से निष्कासित कर सकता है। उसके इन अधिकारों को किसी प्रकार भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सैन्य सेवा के सदस्यों पर सैनिक नियम लागू होते हैं। चिकित्सक चिकित्सा परिषद के अधीन होते हैं तथा धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के अधीन होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विधि के शासन की उपयुक्त सीमाओं के आधार पर यह कहना गलत होगा कि ब्रिटेन में विधि का शासन महत्वहीन या समाप्त हो गया है। विधि का शासन आज भी ब्रिटिश संविधान का अभिन्न अंग और नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का सजग संरक्षक है। अगला हमारा टॉपिक है नौकरशाही। ब्रिटेन में लोक सेवा की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रशासनिक सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिविल सर्विसेज इन ब्रिटेन। तो इंग्लैंड की लोक सेवा स्थायी कार्यपालिका अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग 1.5 सदी 150 वर्ष पुरानी है। ग्राहम वालास के अनुसार यह इंग्लैंड की 19वीं सदी की महानतम खोज है। ये लोक सेवाओं के बारे में कहा है ग्राहम वालास ने। अतः संसद ने प्रशासनिक सुधार के लिए ट्रेवेलियन व नॉर्थ कोर्ट समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
अब लोक सेवा के अर्थ की बात करें तो लोक सेवा से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो क्राउन के सेवक हैं और शासन के विविध विभागों में कार्य करते हैं तथा जिनमें औद्योगिक कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं। मंत्रियों तथा सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त व्यक्तियों को भी लोक सेवाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है, यद्यपि ये भी क्राउन के सेवक होते हैं। लोक सेवक यद्यपि सैद्धांतिक व कानूनी दृष्टि से क्राउन के अधीन होते हैं, तथापि व्यवहार में ये संबंधित मंत्री के अधीन होते हैं। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में इंग्लैंड में लोक सेवाओं की व्यवस्था की गई है और वर्तमान समय में ब्रिटेन के समस्त लोक सेवा कर्मचारियों को पद सोपानात्मक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और ये वर्ग हैं प्रशासनिक वर्ग, अधिशासी वर्ग, विशिष्ट वर्ग, लिपिक वर्ग, लेखक सहायक वर्ग तथा संदेशवाहक व निम्न वर्ग। अब सिविल सेवा की भूमिका व महत्व की बात करें तो पहला है नीति निर्माण में सहायक। तो लोक सेवा के उच्च पदाधिकारी नीति निर्माण में मंत्रियों की सहायता करने के लिए नीति संबंधित तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनकी जांच करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर अपना मत प्रकट करते हैं, जिसके आधार पर मंत्री नीति संबंधी निर्णय लेते हैं। दूसरा है नीतियों की कार्यान्विति में सहायक। लोक सेवक मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति को लागू करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाते हैं। नीति के अनुसार वरिष्ठ लोक सेवक अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश प्रसारित करते हैं, प्रेस, स्थानीय सत्ता आदि को सूचित करते हैं, नवीन प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था करते हैं तथा नए आयोजनों का प्रबंध करते हैं, सरकारी कार्यों का परीक्षण करते हैं और विकास के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान व अन्य साधनों की व्यवस्था करते हैं। तीसरा है विधि निर्माण तथा प्रशासन की समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श देते हैं और वित्तीय क्षेत्रों में सहायता देते हैं। इसके अलावा लोक सेवक विभागों के आय व्यय के अनुमानों को मंत्रियों तक पहुंचाते हैं और वित्त संबंधी परामर्श देते हैं। वित्त सचिव के सुझाव पर ही मंत्री कर संबंधी निर्णय लेता है। उसके अलावा जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। लोक सेवक एक ओर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं तथा दूसरी तरफ वो प्रत्येक विधि व नीति से संबंधित जनता की कठिनाइयों व जनता की प्रतिक्रिया को मंत्रियों के समक्ष रखते हैं। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधी भूमिका। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति की सफलता के लिए आवश्यक कानून व नियम बनाए जाते हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों में सहयोग एवं तालमेल संबंधी भूमिका। लोक सेवक प्रशासन के विभिन्न विभागों के बीच उचित संपर्क, सहयोग एवं सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आगे है लोक सेवाओं का संगठन एवं भर्ती। तो बेंथम और मिल और बेंजामिन आदि विद्वानों ने इस व्यवस्था की, लोक सेवक व्यवस्था की आलोचना की है और परिणाम स्वरूप लोक सेवा का पुनर्गठन करने हेतु एक समिति का निर्माण किया गया, जिसने 1854 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोक सेवकों की भर्ती का आधार प्रतियोगिता रखने तथा पदोन्नति का आधार वरिष्ठता के आधार पर योग्यता को बनाने की सिफारिश की। 1921 की व्हीटले परिषद की सिफारिश इस संबंध में प्रमुख है और 1966 में फुलटन समिति की नियुक्ति की गई, जिसने लोक सेवा की संरचना, भर्ती और प्रबंध के संबंध में कुछ सिफारिशें की। जैसे फुलटन समिति की सिफारिशें हैं, लोक सेवा के नियंत्रण का दायित्व कोष विभाग के स्थान पर नए लोक सेवा विभाग को हस्तांतरित किया जाए। विभिन्न सेवा वर्गों के स्थान पर एकीकृत श्रेणी संरचना की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण हेतु सेवा कॉलेज की स्थापना की जाए। लोक सेवकों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाए। विशेषज्ञों को नीति निर्धारक के शीर्ष पदों पर पहुंचने का अधिक अवसर दिए जाए। परीक्षा पद से संबंधित विषय के अंतर्गत ही ली जाए। अब मंत्रिमंडल और लोक सेवकों का संबंध या लोक सेवाओं का संबंध। तो मंत्री और लोक सेवक का संबंध परस्पर पूरकता का है। पहला, इन विद्वानों का कहना है कि मंत्री जहां विभाग का राजनीतिक आधार प्रदान करता है विभाग को, वहां लोक सेवक विभाग में कुशलता लाता है। इसी प्रकार मंत्री जहां विभाग के बाहरी कार्यों की देखभाल करता है, वहां लोक सेवक वहां विभाग के आंतरिक कार्यों की देखभाल करता है। दूसरा है, मंत्रीगण और सेवकों की घनिष्ठता से नौकरशाही की तानाशाही जन्म लेती है। कुछ विद्वानों ने ब्रिटेन में लोक सेवक और मंत्री के घनिष्ठ संबंधों के स्वरूप को नौकरशाही की तानाशाही के रूप में व्यक्त किया है और मुनरो के अनुसार चाहे प्रशासन हो या विद्वान हो या वित्त हो, नौकरशाही की शक्ति अत्यधिक होती है। सिडनी और वेब तो यह कहते हैं कि व्यवहार में इंग्लैंड का शासन लोक सेवक चलाते हैं, मंत्री तो केवल काठ की गुड़िया है। तो दोनों के संबंधों की वास्तविक स्थिति को हम देखते हैं तो इसके 3 पॉइंट दिखते हैं।
पहला है मंत्री पूर्णतः नौसिखिया या अनुभवहीन नहीं होते। किसी मंत्री को मंत्री पद उसके ज्ञान, व्यक्तित्व और अनुभव के आधार पर ही मिलता है। मंत्री पद से पूर्व वह संसद सदस्य, स्थायी व अस्थायी समितियों के सदस्यों आदि का अनुभव ले चुका होता है, अतः उसे आसानी से कर्मचारी वर्ग मूर्ख नहीं बना सकते। दूसरा है मंत्रियों के व्यक्तित्व पर संबंधों की प्रकृति की निर्भरता। मंत्रियों लोक सेवकों के संबंधों की प्रकृति बहुत कुछ मंत्री के व्यक्तित्व और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि मंत्री का व्यक्तित्व प्रखर तथा कुशाग्र बुद्धि से युक्त है तो लोक सेवक उस पर हावी नहीं होंगे, लेकिन यदि मंत्री का व्यक्तित्व दुर्बल तथा निर्णय लेने से घबराने वाला है तो ऐसे मंत्री पर कर्मचारी हावी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उदासीनता। तो लोक सेवकों की नीति के प्रति उदासीनता और मंत्री का नीतियों के कार्यान्वयन पर गहरी नजर न रखना भी मंत्रियों की स्थिति को कमजोर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र उसके हाथों बिक चुका है, ऐसा कहा जाता है। फिर अगर जब ऐसा होता है तो उदासीन हो जाते हैं। तो निष्कर्ष इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, लोक सेवक और मंत्री परस्पर पूरक हैं और एक विभाग को लोकप्रिय बनाता है, दूसरा कुशल बनाता है। तो इसके कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये डाइसी ने किया और इसकी दो विशेषताएं हैं, कानून की सर्वोपरिता और कानून की समानता। विधि के शासन की तीन विशेषताएं बताइए। तो कानून की सर्वोपरिता, कानून की समानता और व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के कोई दो कारण बताइए। तो पहला है विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है और ब्रिटिश संसद, दूसरा है ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। छोटे क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में बताए हैं उनमें से कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। ब्रिटेन में कानून के असंहिताबद्ध होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ब्रिटेन में सामान्य विधि तथा औचित्यपूर्ण विधि विकास का परिणाम है, अतः यहाँ कानून का असंहिताबद्ध रूप पाया जाता है। विधि के शासन के अंतर्गत कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं नागरिकों के, तो उनको हम देख लेते हैं। नागरिकों को विधि के शासन के अंतर्गत शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता है, उनसे अत्यधिक जमानत नहीं मांगी जाने की व्यवस्था है, उन्हें अमानवीय व असाधारण दंड नहीं दिए जा सकते, उन्हें संसद में अपनी शिकायतों के प्रार्थना पत्र भेजने का अधिकार है। दूसरा, ब्रिटिश नागरिकों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है, उन्हें अपने विचार, अभिव्यक्ति प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह बातें अपमानकारी और अश्लील नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, शासन में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श अपनाया है, केवल राज्य का अध्यक्ष अंग्रेजी चर्च का अनुयायी होना चाहिए। उनको सभा मतलब नागरिकों को सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, परंतु इस पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध है, जैसे सम्राट को प्रजाजनों की दृष्टि में गिराना, असंतोष व रोष उत्पन्न करना, जनता को अशांति, हिंसा और व्यवस्था के लिए उत्तेजित करना, शासन और संविधान के विरुद्ध घृणा पैदा करना या शारीरिक शक्ति द्वारा कानून में परिवर्तन कराने की चेष्टा करना, ये सब राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ब्रिटिश नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता है, किंतु संघ का उद्देश्य और उसके साधन वैधानिक होने चाहिए। नागरिकों को जीवन की रक्षा की व शारीरिक स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी कार्रवाई के प्राण अथवा शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने विस्तार से देखा कि विधि का शासन और उसकी विशेषताएं, उसकी सीमाएं, और इसके अलावा हमने नौकरशाही को देखा, लोक सेवा से क्या तात्पर्य है इसको देखा। इंग्लैंड में फुलटन समिति की स्थापना कब हुई? 1966 में। फुलटन समिति के अनुसार ब्रिटिश नौकरशाही की दो कमियां का उल्लेख कीजिए। तो पहला है लोक सेवकों और समाज के बीच पर्याप्त संपर्क नहीं हो पाता और बहुत थोड़े लोक सेवक ही कुशल प्रबंधक होते हैं। लोक सेवा और राजनीतिक कार्यपालिका में कोई दो अंतर बताइए। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों के चयन में निष्पक्षता नहीं होती, जबकि लोक सेवा का चयन निष्पक्ष रूप से होता है। लोक सेवक विशेषज्ञ होते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य अविशेषज्ञ या नौसिखिए होते हैं। अब एक कथन है कि उच्च स्थायी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का ही नहीं
बल्कि उन्हें परामर्श देना है कि क्या निर्णय लें। यह कथन किसका है? तो ये कथन है एफ ई डेल का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।